हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारी बुक है वितान भाग 2 उसका जो पार्ट है सिल्वर वेडिंग उसकी जो है हमने शुरुआत की हुई थी। अभी तक आपने देखा कि यशोधर बाबू जो है बिल्कुल भी स्वयं को समय के अनुसार बदलने को तैयार नहीं हैं। हर तरीके से हर बात में जो है वो किशनदा की बातों का पालन करते हैं और जब वो किशनदा के घर के पास से गुज़र रहे होते हैं तो वो जो है अपनी सारी पुरानी बातें याद करने लग जाते हैं। परंतु वो इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि बिना परिवार के जो है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार किशनदा का अंतिम समय में जो हाल हुआ कि मृत्यु के समय में उनके पास कोई भी नहीं था, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि परिवार का होना जो है बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम जो है अपना पाठ आगे शुरू करते हैं। आगे क्या है, यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। मतलब यशोधर बाबू को बदलाव पसंद नहीं है। वो ये मानते हैं कि ठीक है, मेरा परिवार थोड़ा सुलझा हुआ ज़रूर हो सकता है, परंतु इस दुनिया में जो 2 का 4 कर देते हैं मुझे वो लोग पसंद नहीं हैं। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरकर भयंकर भूल की है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि वो ये कहते हैं कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए के थ्रू जो हमें फ़्लैट मिल रहा था, बब्बा ने उसके लिए पैसे न भरकर जो है बहुत बड़ी गलती की है। किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की उस उक्ति अब भी जचती है, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। मतलब किशनदा का मानना था कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो मकान बनाते हैं और जो समझदार लोग होते हैं वो उन मकानों में रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी थी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। यानी कि यशोधर बाबू का मानना था कि जब तक मेरी नौकरी है तब तक तो मैं सरकारी क्वार्टर में रह लूँगा, परंतु नौकरी जब मैं रिटायर हो जाऊँगा उसके बाद गांव जाकर रहने लग जाऊँगा। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को जो है यशोधर बाबू अच्छी तरह समझते थे। वो ये सोच जरूर रहे थे कि हम जो है गांव के पुराने मकान में जाकर रहने लग जाएंगे, परंतु अब वो जो है जर्जर अवस्था में है और कई लोगों का जो है उस पर अधिकार है और उसे ठीक कराने की जिम्मेदारी लेनी होगी और लोगों से झगड़े भी करने होंगे। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब नहीं देता बनता। मतलब यशोधर बाबू को जब बच्चे ये बात बोलते हैं कि वहाँ जाकर झगड़ा करना पड़ेगा, वो टूटा फूटा है, ये सब बातें जब बोलते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। मतलब यशोधर बाबू का मानना था कि अगर कोई बेटा सरकारी नौकरी कर लेता है तो यह क्वार्टर भी जो है उनके पास रहेगा और यहीं पर वो रह सकेंगे। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं आता है तब भी हमें उसके लिए सोचना ज़रूरी है। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाली हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक तरह के ही सोचने वाले होते हैं, कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। मतलब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है
कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो हम कहाँ रहेंगे, कैसा अपना गुजर बसर करेंगे। जितना ही इस लोक की ज़िंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही परलोक के बारे में उत्साही होने पर यत्न कर रहे हैं। तो उन्हें बिड़ला मंदिर की ओर तेज़ कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, असीक के फूल चढ़ाए। असीक के फूल मतलब क्या होते हैं कि भगवान के चरणों से उठाए फूल, आशीर्वाद के फूल की चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ महात्मा जी गीता का प्रवचन कर रहे थे, कि उस बाग में वो पहुँच जाते हैं जहाँ महात्मा जी प्रवचन कर रहे हैं। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक और कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदास द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके मन के सामने रहते हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदास की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है तब सब में अलग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते हैं भाई लगना चाहिए। अब तो यह मोह माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर रास पर तुम आ जाओ, वाट वन प्रदेश की, जो करते हैं जैसा करते हैं करें। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करे तो अच्छा लगता है। अब तो नहीं मांगते तो ना मांगे। अब जो है यशोधर बाबूजी विचार करते हैं कि मैं भी धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा हूँ। जिस प्रकार किशनदास अपना जीवन व्यतीत करते थे, रोज़ मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, किताबें पढ़ते थे, वो भी उन्हीं का अनुसरण करने लग गए हैं। और वो ये कहते हैं कि अब माया मोह के चक्रों में फंसकर भी कुछ नहीं होगा। अब नई पीढ़ी के जो मेरे बच्चे हैं उनको भी अब सब कुछ हमें सौंपना होगा, क्योंकि समय के अनुसार ही जो है हमें बदलना ज़रूरी है। अगर हम स्वयं को बदल नहीं पाएंगे तो क्या होगा? न बदलने के कारण जो है हमारा जीवन सही से व्यतीत नहीं हो पाएगा। और क्या है कि अब हमें जो है अपनी लाइफ अपने अनुसार ही जीनी चाहिए। अगर वो हमसे किसी बात के बारे में पूछते हैं तो हमें उन्हें सलाह अवश्य दे देनी चाहिए। यशोधर बाबू ने फिर से अपने को झिड़का कि यह क्या हुआ कि मन को समझाने के लिए फिर भटक गया। गीता महिमा सुनो, कि वो जैसे ही अपने आप को समझाने लगते हैं फिर से उनका मन जो है बदलने लग जाता है। आगे वो प्रवचन का उनका प्रवचन में ध्यान नहीं रहता है। वो जो तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द को जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। जैसे ही वो प्रवचन सुनने लगते हैं उन्हें जनार्दन शब्द सुनाई देता है और जनार्दन नाम सुनते ही अपने जीजा की याद आ जाती है। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजाजी का हालचाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार जो है बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि अब कोई लोग किसी से भी मतलब नहीं रखते हैं। यशोधर बाबू सोचते हैं मैं सबको जोड़े रखूं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। यशोधर जी खुशी गम की हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना ज़रूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रूर होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने कह दिया कि आप
आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। जब बेटे ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि मेरी इतनी जान पहचान अवश्य है कि मैं 100 रुपये भेज सकता हूँ। यशोधर जी का नारा हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा है, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी को स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वे गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर बाबू कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद के साथ। मतलब वो जो बचपन में अपनी बुआ के पास रहे थे और उसके बाद जो है वो कहाँ आ गए थे, किशनदा के पास दिल्ली। कुंवारे की गृहस्थी को देखने को होता क्या है, पत्नी आग्रह पूर्वक कहती है कि कुंवारे व्यक्ति की गृहस्थी कुछ नहीं होती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो कुछ भी मालूम था वह उनके पुराने गवई लोगों से ही सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, तो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। किशनदा कुंवारे थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, तो उन्हें ये पता नहीं था कि हमें कौन से रिवाज निभाने हैं और कौन से रिवाज नहीं निभाने हैं। पत्नी के कहने पर पत्नी का कहना कि किशनदा तो थे ही जन्म से बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू से तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते, गज़ल गाते और गज़ल जो सहगल के गाने जो है आप ये सब सुनते थे। पता नहीं आपको ऐसा क्या हो गया है। उनकी पत्नी कहती है कि जो आप किशनदा को अपने ऊपर इतना हावी होने दे रहे हैं। जो किशनदा थे वो तो बचपन से ही बूढ़े थे, परंतु आप ऐसे नहीं थे। आपने उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में इतना धारण कर लिया है कि आप उन्हीं की तरह जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप तो ऐसे व्यक्ति थे जो हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे। आपको सहगल के गाने और गज़लें जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। पत्नी यहाँ पर पुरानी बातों को याद करती हुई उन्हें समझाती है कि आपको पता नहीं अचानक क्या हो गया